नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। कांग्रेस इस बार देश की राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रही है। ये प्रदर्शन 4 सितंबर को होगा और देशव्यापी होने वाले इस प्रदर्शन में पूरे देश से कांग्रेस के दिग्गज नेता दिल्ली पहुंचेंगे। 4 सितंबर को महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल प्रदर्शन में सभी नेता शिरकत करेंगे। महंगाई के खिलाफ बड़े स्तर पर दिल्ली में पार्टी आंदोलन करेगी। 4 सितंबर को यह प्रदर्शन दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। हालांकि कांग्रेस का यह प्रदर्शन पहले 28 अगस्त को होने वाला था, लेकिन कोविड को देखते हुए इसे अब 4 सितंबर को किया जा रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को और प्रस्तावित हल्ला बोल रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को इसमें शामिल करने के लिए कहा गया है। रैली में महंगाई के अलावा बेरोजगारी, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरेगी। इस रैली में राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को देखते हुए महंगाई को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में महंगाई चौपाल लगाई जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरे, जिसको लेकर देश भर के कांग्रेसी दिल्ली 4 सितंबर को कूच करेंगे। के 400 हुआ, खूब हल्ला करते थे। अब इनकी सरकार हुई तो 8 साल में ही 700 रुपये बढ़ गए, मतलब 1100 रुपया गैस सिलेंडर। चिट फंड कंपनी घोटाले के लाखों परिवार पीड़ित हैं, उसके बारे में चुप है। भारतीय जनता पार्टी को कुछ बोलते नहीं। धान के बोनस में प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के न सांसद कुछ बोलते, न भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ बोलते। ये प्रदर्शन करते रहते हैं क्योंकि राज्य में तो इनको सफलता मिल नहीं है। राज्य में समस्याओं से बिजली की समस्याएं आए दिन लगातार बढ़ते जा रही है। पेट्रोल डीजल में जो सरकार राहत नहीं दे सकती, ऐसे सरकार को वहां दिल्ली में प्रदर्शन करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार ने जो राहत हिंदुस्तान के जनता को दी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार राहत क्यों नहीं देना चाहती? मुख्य प्रश्न ये है। और लोगों को ध्यान भटकाने से का कोई औचित्य नहीं है, बल्कि जिस प्रकार से केंद्र ने डीए लगातार दे रही है, जिस प्रकार से केंद्र ने पेट्रोल डीजल में 2-2 बार जो राहत दी है, छत्तीसगढ़ सरकार को भी अनुकरण करके यहाँ के छत्तीसगढ़ के जनता को देनी चाहिए। और देने के बजाय ये सरकार उल्टा केंद्र के ऊपर आरोप लगाती है। तो अब महंगाई के बहाने हल्ला बोल की तैयारी में है कांग्रेस। और आपको बता दें कि 4 सितंबर को एक रैली होने वाली है कांग्रेस की, जिसके जरिए जो तमाम कांग्रेसी नेता हैं पूरे देश से वो दिल्ली पहुंचेंगे और इसके साथ ही महंगाई को लेकर हल्ला बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं महंगाई बहाना है, 2024 निशाना है और दिल्ली में जुटेंगे सभी कांग्रेसी। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी महंगाई चौपाल लगातार लगाई जा रही है, जिसके जरिए लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी लगातार जिस तरीके से महंगाई को लेकर कुछ नहीं कर रही और लगातार महंगाई बढ़ा रही है, तो ऐसे में ये जरूरी है कि इस महंगाई को लेकर हल्ला बोला जाए। और क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नजदीक ही है, 2024 से पहले छत्तीसगढ़ में ही चुनाव है 2023 में, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की पूरी तैयारी है। तो जाहिर है कि इस रैली का असर ना सिर्फ दिल्ली में होगा बल्कि छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली के जरिए यही दिखाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस कि महंगाई को लेकर विपक्ष पूरी तरह से विरोध में है और विरोध प्रदर्शन जिस तरीके से लगातार करेगा कांग्रेस इस महंगाई को लेकर, तो जाहिर है कि उसका असर चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि ग्वालनी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। रवि जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही राजीव चक्रवर्ती हैं हमारे साथ, भाजपा नेता जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
रवि ग्वालिनी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, माफ कीजिएगा। राजीव चक्रवर्ती और के शर्मा हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। के जी, चलिए सबसे पहले मैं आपके साथ ही चर्चा की शुरुआत करूंगी, क्योंकि देखिए कांग्रेस क्योंकि विपक्ष के तौर पर है और हम देख रहे हैं कि अगर प्रदेश की स्थिति में हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस अब विपक्ष के तौर पर खुद को मजबूत करने की कोशिश भी कर रही है और महंगाई के मुद्दे को लेकर ना सिर्फ प्रदेश में बल्कि केंद्र तक जाने की कोशिश कर रही है। कितना असर इसका दिखाई देने वाला है आगे आने वाले चुनावों में, क्योंकि ना सिर्फ प्रदेश के चुनाव बल्कि 2024 को भी साधने की कोशिश? निश्चित रूप से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और हर से जुड़ा मुद्दा है, लेकिन हम इसको देखें कि विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है। 1980 के चुनाव में देखें, 1977 में जब चरणजीत सिंह की सरकार के समय जब मामला आया था तो प्याज के विषय, प्याज को लेकर ही, प्याज की माला पहन के इंदिरा गांधी वहां उस समय चलती थी। तो एक 1980 से लेकर 2014 की भी बात करें तो मोदी जी भी उस समय एक माँ कैसे मतलब आंसू पीकर सोती होगी, इस प्रकार की बातें, माँ तक प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे, महंगाई का माँ शब्द भी नहीं बोल रहे, इस प्रकार की बातें मोदी जी कहते थे। और लगातार सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ये बातें आ रही है कि किस प्रकार से स्मृति ईरानी गैस सिलेंडर के भाव को लेकर प्रदर्शन करती रही। तो मेरा कहना है कि विपक्ष जिस तरह से आज जो महंगाई के मुद्दे को उठाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो उस स्तर पर उस ढंग से नहीं उठा पा रही है, जिसका परिणाम हम देखेंगे तो सत्ता प्रतिबल की महंगाई को लेकर अपने जो तर्क दे रही है वो ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। जिसका एक उदाहरण के रूप में बात करें तो 4 राज्यों को जो चुनाव हुए वहां पर भाजपा जिस तरह से जीती है, तो क्या महंगाई को लेकर लोगों में असर नहीं हो पा रहा है? या मेरा तो यही कहना है कि विपक्ष उस मुद्दे को ढंग से नहीं उठा पा रही है। और जो हल्ला बोल इनका कार्यक्रम है दिल्ली में, निश्चित रूप से आप देखेंगे भाजपा किस ढंग से मामला उठा। छत्तीसगढ़ में अभी बेरोजगारी को लेकर जिस ढंग से आक्रामक तरीके से पूरे प्रदेश भर से युवाओं को इकट्ठा करके जो प्रदर्शन हुआ, अभी तक के कांग्रेस जो है छोटे छोटे मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर प्रदर्शन करते रही। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उस ढंग से नहीं हो पाया। अब देखना कि 4 तारीख को पूरे देश भर से जब कांग्रेसी आएंगे तो वो किस ढंग से इस मुद्दे को उठाते हैं। और आगामी 2023 की छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें या 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में, महंगाई और बेरोजगारी दोनों एक बड़ा मुद्दा रहेगा, ये भी तय है। और लेकिन इसको लेकर के कांग्रेस और खासकर मैं बोलूं पूरा यूपीए, केवल कांग्रेस ही क्यों, पूरा यूपीए या विपक्ष इसको लेकर के उतनी आक्रामक नहीं है जैसे होना चाहिए। चाहे संसद की बात करें तो वित्त मंत्री जिस तरह से पक्ष रखी रूस यूक्रेन की बात करके या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महंगाई दर को लेकर जो बात कही है कि अन्य बड़े विकसित राष्ट्रों में भी यही स्थिति रही है। और जबकि 12 देशों में ऊपर महंगाई दर जो हम 7% रखने में सफल रहे, इस प्रकार की बात जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें किस ढंग से रखती वो देखना है। जी ठीक है, चलिए अब राजीव जी आपके पास आऊंगी। ये अब क्योंकि 4 सितंबर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 सितंबर को दिल्ली पहुंचेंगे तमाम कांग्रेसी और जो मुद्दा होगा वो होगा महंगाई और बेरोजगारी। अब महंगाई और बेरोजगारी को लेकर निशाना साधने की पूरी तैयारी है कांग्रेस की। ऐसे में आपकी कितनी तैयारी, किस तरीके से इस स्टेप के बाद अगर हम देखें, क्योंकि ना सिर्फ इसका असर केंद्र में दिखाई देगा या दिल्ली में दिखाई देगा बल्कि इसके साथ ही अगर छत्तीसगढ़ की भी हम बात करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर महंगाई चौपाल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से लगाई जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट में, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है, तो महंगाई और बेरोजगारी दोनों पर ही कंट्रोल नहीं है। कैसे देखते हैं आप राजीव जी से? कांग्रेस पार्टी अभी विपक्ष में है और 50-52 सांसदों के साथ है। जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास हुआ करता था कि जिस कांग्रेस पार्टी के 3/3 से ज्यादा बहुमत हुआ करता था, वो आज कांग्रेस पार्टी दुहाई के आंकड़े पर है। और वो इसीलिए है कि कांग्रेस ने कभी देश की जनता के मर्म को नहीं समझ सकी। कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती रही, बड़ी बड़ी विदेश यात्राओं में शिरकत करती रही, लेकिन जो महंगाई आई है ये आम जनता भी जानती है। महंगाई 2 कारणों से होती है, एक इन्फ्लेमेशन जिसे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, और तीसरा होता है जो डिमांड और सप्लाई के ऊपर। अब अगर हम इन्फ्लेशन की बात करते तो पूरा देश, जो पूरा विश्व, जो आप देखेंगे कि बहुत सारे देश, यूनान और स्पेन, यानी आधे यूरोपीय देश और आधे दक्षिण अमेरिकन देश, ये महंगाई से जूझ रहे हैं। पूरी विश्व बिरादरी इससे परेशान है, क्योंकि कोरोना काल के बाद और वैश्विक मंदी के बाद डिमांड और सप्लाई में बहुत पूर्ति आई थी। और आज सोशल मीडिया के जमाने की वजह से लोग भी समझ
बहुत सारी आधारभूत संरचनाएं और उसके बाद जो देश काल वातावरण होता है, पिछले वर्ष बहुत फ्लड आया था, बहुत बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से सब्जी और आलू जो अनाज के उतना उत्पादन नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार को सैल्यूट करते हुए लोगों ने स्वीकार किया कि ये जो क्षणिक महंगाई है, देखिए एक होती परमानेंट महंगाई, एक होती क्षणिक महंगाई। तो ये जो क्षणिक महंगाई आई थी, आज अगर मैं आंकड़े की बात करूं, अगर आर्थिक दृष्टि से बात करूं, तो जो जिसे कहते हैं इंडेक्स, होलसेल इंडेक्स, वो 4% से नीचे है। और अगर रिटेल इंडेक्स की अगर हम बात करें महंगाई का दर, वो भी 5% से नीचे है। अर्थात अभी महंगाई पर हमने काबू पा लिया। और जो महंगाई थी, उस महंगाई का कारण भी बता दिया कि विश्वव्यापी मंदी थी, आयात निर्यात बंद थे, कोरोना की वजह से पूरा विश्व भयाक्रांत था। उसके बावजूद भी महंगाई पर मार अगर किसी ने किया, महंगाई पर अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हमारी यूपीए की सरकार ने किया। अब कांग्रेस का धर्म है कि वो अपने विपक्ष के नाते वो कुछ काम करे। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से शुभकामना देता हूँ कि ठीक है, आप अपने सजग विपक्ष का दायित्व निभाइए, लेकिन क्या आपके इस रैली में जनता जनार्दन शामिल है? नहीं है। कांग्रेस के कुछ वर्ग के लोग इसमें शामिल है, लेकिन जनता का इसमें कितना योगदान है ये देखना पड़ेगा। और जहां तक हमें जानकारी मिली है, जनता का इस रैली में कोई लेना देना नहीं है। और महंगाई के ऊपर जिस प्रकार से धर्मलाल कौशिक जी ने कहा कि आप जीएसटी अपने इधर का जो वैट टैक्स है पेट्रोल डीजल का, उसे कम क्यों नहीं करते? केंद्र सरकार ने 2 बार कम किया, राज्य सरकार ने कितने बार कम किया? और अगर राज्य सरकार भी अपनी ओर से कम कर दे तो काफी, अगर ट्रांसपोर्टिंग सस्ता पड़ता तो काफी सस्ता हो जाएगा और आपके जिनसों में फर्क आएगा। और अभी जो आप तात्कालिक महंगाई देख रहे थे, वो बाढ़ की वजह से था, लेकिन धीरे धीरे हमने महंगाई पर काबू पा लिया है। अगर आर्थिक रिपोर्ट देखेंगे तो 4% से नीचे है होलसेल और रिटेल इंडेक्स जो है उसका होता है महंगाई का। तो आज हमने महंगाई पर वार किया है, महंगाई कम हो रही है, धीरे धीरे आने वाले समय में और कम हो जाएगी। कोई सरकार नहीं चाहता। आप देखेंगे कि जब दालों की कमी हो रही थी, हमने दूसरे देशों में निर्यात बंद कर दिया और दाल दूसरे अनाजों का हमने आयात करवाया ताकि महंगाई पर उस पर नियंत्रण हो सके। और दूसरे जिनसों पर भी हमने नियंत्रण किया। तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है, आपने बिल्कुल सही कहा, कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना तो मतलब आपका ये कहना है राजीव जी कि ना तो महंगाई है ना बेरोजगारी है, अब क्योंकि विपक्ष का काम है कि आपको यहाँ पर प्रदर्शन करना है, आपको दिखाना है कि आप विपक्ष में है, इसी वजह से ये मुद्दा बनाया जा रहा है। ठीक, बिल्कुल मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूँ, महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी कहते हैं कि जादू की छड़ी नहीं है, तो जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन अगर बेरोजगारी कम कर रहा है। राजीव जी कैसे बात कर रहे हैं? जादू की छड़ी का क्या मतलब है? कितना समय हो गया केंद्र में बीजेपी को? हमको महंगाई से लड़ना है, हमको बेरोजगारी से लड़ना है। कितना समय लगेगा राजीव जी? नहीं, बेरोजगारी देखिए, ये तो विश्वव्यापी समस्या है, एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। लेकिन स्वरोजगार के माध्यम से जो स्टार्टअप इंडस्ट्री को जो मोदी जी ने लॉन्च किया है, उनको जो फंडिंग की है, बिना कोलेट्रल के उनको लोन दिया जा रहा है, ये जो स्कीम है, और काफी नवोदित उद्यमियों ने अपना उद्यम शुरू किया है। महंगाई की बात करेंगे तो आयात हुआ है, तो वो तो लड़ाई चल रही है और लड़ाई चल रही है। निश्चित रूप से हम इस लड़ाई में विजय पाएंगे और हमको तो चाहिए कि केंद्र और राज्य मिलकर इस महंगाई से लड़े, इस बेरोजगारी से लड़े। लेकिन दुखद है कि राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कांग्रेस को अपना अस्तित्व बचाना है, तो इसीलिए वो उन लोगों को लेकर दिल्ली में आ रही है, उसके बजाय अगर वो उनको स्वरोजगार। यानी कि राजीव जी ये मान लें कि छत्तीसगढ़ की जो आगे की डगर है आपकी बड़ी कमजोर है, क्योंकि आपके पास अगर तैयारी की बात आप कर रहे हैं तो अभी चल ही रही है, अभी हुई भी नहीं है, इतना टाइम हो गया, तो फिर कैसे छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतेंगे? बताइए। छत्तीसगढ़ में तो हम चुनाव जीतेंगे। आज का जो विषय है महंगाई और बेरोजगारी, तो महंगाई और बेरोजगारी पे केंद्र सरकार काम कर रही है और धीरे धीरे उस पर सफलता पा रही है, बल्कि राज्य सरकार उसमें धीमी है। राज्य सरकार की गति धीमी है। राज्य सरकार भरण पोषण को रोजगार से जोड़ देती है। अगर कोई गोबर बिन के 20 रुपए कमाए और अगर महीने का 600 रुपए कमाए, तो राज्य सरकार कहती है कि हमने 600 रुपए दे दिया, उसको रोजगार मिल गया। जबकि रोजगार की श्रेणी अलग होती है, रोजगार की परिभाषा अलग होती है और भरण पोषण की परिभाषा अलग होती है। तो राज्य सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार गंभीर है और केंद्र के प्रयासों से ही राज्य में जो आपको दिखता है कि रोजगार मिल रहा है या रोजगार मिल रहा है या महंगाई कम हो रही है, उसका कारण केंद्र सरकार की नीतियां हैं।
ठीक है, चलिए रवि ग्वालनी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। रवि जी, देखिए आपने दोनों ही बातें सुनी के शर्मा जी ने क्या कहा और राजीव जी ने क्या कहा। अब देखिए, अब क्योंकि केंद्र की अगर हम बात करें तो चलिए निशाना साधने की कोशिश की जा रही है प्रदर्शन के द्वारा, जो कि 4 सितंबर को होना है, और प्रदेश में भी महंगाई चौपाल लगाई जा रही है। क्या लगता है कि ये जो अब कदम उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, ये कितना प्रभावशाली होगा? बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महंगाई को कंट्रोल होने में नाकाम हो चुकी है। अब भारत सरकार के आंकड़े निकाल करके चेक करिए, 2014 के समय जो उनके आंकड़े थे और आज 2021 के समय अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक एक जो खुदरा की जो चीजें यूज हो रही हैं, वहां से दूध ले लीजिए, वनस्पति घी ले लीजिए, फली तेल ले लीजिए, गुड़ ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, हर चीज का ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि विगत 8 सालों में इनका जो परसेंटेज है वो राइज कम से कम 40% से लेकर के 380% से ज्यादा तक का राइज है। आज अगर आप, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इनकी सरकार के जो वेबसाइट है, आधिकारिक वेबसाइट है, उसके आंकड़े कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है महंगाई को कंट्रोल करने में। अब मैं दूसरी बात करता हूं। आज देखिए निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी के जो खाद्य पदार्थ हैं उस पे उन्होंने जीएसटी लगा दिया, 5% से लेकर के जीएसटी लग गई। तो आपको क्या लगता है, क्या उनके दाम बढ़ेंगे नहीं? आप स्टील के प्राइसेस उठा लीजिए, अगर आप पिछले 8 सालों में देखेंगे तो स्टील के प्राइस में लगभग 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि हो चुकी है। आज उससे रिलेटेड कितने उद्योग, वो या ले लीजिए आप घर बनाने का ले लीजिए, सड़कों बनाने का ले लीजिए, जो ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रही है वो ले लीजिए, हर जगह महंगाई जो है वो अपने चरम पर आ चुकी है। आप इन्फ्लेशन का परसेंटेज कैलकुलेट करिए कि आज से 35 वर्षों का आप इन्फ्लेशन का कैलकुलेट कर लीजिए, हाईएस्ट अभी है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार थी केंद्र में यूपीए की, तो हाईएस्ट इन्फ्लेशन परसेंटेज था 2.99%, वो भी कब, 2004-2014 के बीच में। और 2021 का इन्फ्लेशन परसेंटेज है 5.56 और 2022 का इन्फ्लेशन परसेंटेज है 9.46%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर तरफ, वो चाहे नोटबंदी ले लीजिए, वो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन ले लीजिए, या अभी कोविड के टाइम का मैनेजमेंट ले लीजिए, हर तरफ ये फेल हुए हैं। ये हर बार कहते रहते हैं कि हमें जो है वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय चीजों पर रहेगी। 8 साल से आप बैठे हुए हैं, आप क्या कर रहे हैं? ये हमें बात करते रहते हैं कि हमने ये नहीं दिया या हमने वो नहीं दिया। इन्होंने कहा था इतने 2 करोड़ लोगों को रोजगार हर साल देंगे, कहीं कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं हुआ है कितने लोगों को रोजगार मिला है या नहीं मिला है। आज हर तरफ देख लीजिए, वो रसोई गैस ले लीजिए, पेट्रोल ले लीजिए, डीजल ले लीजिए, खाद्य पदार्थ की चीजें ले लीजिए, हर चीज में बेतहाशा वृद्धि है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से विफल है और जिसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। महंगाई और जो केंद्र सरकार की जो गलत नीतियां रही है वे जनता को अवगत कराएंगी और उनको बताएंगी कि किस तरह से उन्हें छला जा रहा है, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। जो बड़े बड़े बातें करते रहते थे लेकिन धरातल पर वो पूरी तरीके से नाकाम। ठीक है, चलिए राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए तमाम बातें आप सुन ली, आप यहाँ पर ये कह रहे थे कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, पहले से फर्क भी पड़ा है, धीरे धीरे फर्क पड़ेगा, लेकिन देखिए 8 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। अगर इतने में फर्क नहीं पड़ा तो और कितने साल चाहिए राजीव जी असर दिखाने के लिए? रवि जी जो आंकड़े की बात कर रहे थे वो हर वर्ष तो बढ़ता है और जो सूचकांक है महंगाई का उसके बारे में रवि जी नहीं कहा कि जो 4% आंकड़े निकालिए ना, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से निकालिए। मैं जो भी बात कह रहा हूँ आधिकारिक बात है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में जो सरकारी डाटा फीडेड है आप उसको निकाल करके देखिए, मैं वो बात कर रहा हूँ। भाई पहले क्या वैल्यू थी, उस जमाने में 100 रुपए की क्या वैल्यू थी, आज क्या वैल्यू है? आपको वैल्यू भी आप अगर ऐसे आंकड़े देंगे तो आप कहेंगे कि 1943 में 15 रुपए थे, 15 रुपए लोगों की सैलरी हुआ करती थी। आज अगर आकलन करेंगे तो ये आकलन करना, ये उसके बीच में बात करना, ये अच्छा नहीं लगता, ये व्यवहारिक नहीं है रवि। अगर व्यवहारिकता की बात करेंगे तो उस समय जो रुपए की वैल्यू थी, आज जो रुपए की वैल्यू है, आज इतनी सारी झंझाटों के बाद अगर चीन डोकलाम के लिए युद्ध के लिए खड़ा था और कोरोना की 2 वर्षों की जो लड़ाई थी हमारी, लोगों को वैक्सीन देने की जरूरत थी,
में हमको जीत मिली है, तो ये जीत है कि महंगाई बढ़ी है। जनता ने भी इसे नम्रता से स्वीकार किया है, लेकिन जनता जानती है कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर अगर कोई लड़ने वाली पार्टी है वो एनडीए भारतीय जनता राजीव जी, पार्टी चलिए है। ठीक है, अगर महंगाई बढ़ती भी है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाइए ना। अगर व्यक्ति की आय ही नहीं बढ़ेगी तो बताइए कैसे काम चलेगा। नहीं, आय देखिए, प्रति व्यक्ति आय भी धीरे से बढ़ रही है। आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पिछले जो 2-3 वर्षों की लड़ाई थी, विश्वव्यापी मंदी और जो कोरोना में जो पूरा व्यापार ठप पड़ा था, पूरे आयात निर्यात बंद थे पूरे, उसके बावजूद भी हम उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिल रहा है। स्टार्टअप इंडस्ट्री अपने मोड में आ चुकी है, अपने टॉप गियर पर लगने वाली है। तो धीरे से सारी चीजें धीरे से अपने मार्ग में चलने लगेगी और सरकार बहुत अच्छे से चल रही है। हमें विदेशी मुद्रा भंडार की कोई कमी नहीं है। हम किसी भी समय आयात कर और आयात करके, लेकिन अगर हम और ज्यादा आयात करेंगे तो रुपए का वैल्यू गिरेगा, इसलिए हम धीरे धीरे आयात को बढ़ा रहे हैं और निर्यात को बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसीलिए कोई भय की कोई आवश्यकता नहीं है और हम धीरे धीरे महंगाई पर भी मार करेंगे और बेरोजगारी पर भी वार करेंगे। और एक स्थिति को समझिए कि जो आज वेनेजुएला की क्या स्थिति है, आज मैक्सिको की क्या स्थिति है, आज इंग्लैंड और अमेरिका की जो कंपनियां हैं उनकी क्या स्थितियां हैं, उसके बावजूद भी हम बहुत सारी कंपनियों का अधिग्रहण कर रहे हैं। तो भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। महंगाई की स्थिति धीरे धीरे उस पर काबू किया जा रहा है और वो समय दूर नहीं जब हम महंगाई से भी लड़ लेंगे और बेरोजगारी से भी लड़ लेंगे। हमारी कोर इंडस्ट्री, स्टार्टअप इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, सबके ऊपर बहुत अच्छा काम चल रहा है और लोगों की आय भी बढ़ेगी। केंद्र सरकार ने 38% डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता दिया है। धीरे धीरे सभी लोग लेंगे, बल्कि राज्य सरकार को चाहिए था कि वो कर्मचारी। ठीक है, आप रवि जी, ठीक है, रवि जी बोलिए। ये देखिए, ये हर बार एक ही बात कह रहे हैं कि धीरे धीरे सब होगा। 410 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर आज 1200 टच कर रहा है। उस समय के आप कच्चे तेल रेट उठा लीजिए, आज के कच्चे तेल के आप रेट उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किन कठिन परिस्थितियों में यूपीए की सरकार ने उस समय काम किया और सारी चीजें कंट्रोल में रखी। आज ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे हम सब काम करते रहेंगे। इनसे पूछिए स्टील के प्राइसेस उठा करके देखें आज क्या है। आज स्टील के प्राइसेस 80 से 90 रुपए पर केजी पर जा चुके हैं, जो 30-32 रुपए हुआ करते थे। अब ये कहते हैं कि रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है। अरे आप अपने आंकड़े उठाइए, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप डिवैल्यू कर रहे हैं। आप बहुत बड़ी बात करते थे कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ है मोदी सरकार? निर्मला सीतारमण जी की पॉलिसीज कहाँ है? आप बैंक के इंटरेस्ट रेट्स ले लीजिए, जो एमएसएमईज को कोई फंडिंग नहीं हो रही है। ये स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया की बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। ये आंकड़े तो बताएं कि इन्होंने स्टार्टअप में क्या किया, स्टैंड अप में क्या किया, कितने लोगों को रोजगार दिए। एक आंकड़ा इनके पास नहीं है और मैं आपको सारे आधिकारिक आंकड़े दे सकता हूँ। मेरे पास सारे आधिकारिक आंकड़े सरकारी वेबसाइट से हैं कि आज से 8 वर्ष पहले जब हमने इनको दी थी, उस समय के जो रेट्स हैं और आज के जो रेट्स हैं, आप उठा के देख लीजिए। वो दूध ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, प्याज ले लीजिए, घी ले लीजिए, पल्ली तेल ले लीजिए, रसोई गैस सिलेंडर ले लीजिए। मैं रोजमर्रा की बात कर रहा हूँ, मैं एक एक आंकड़ों पर तो जाऊंगा ही नहीं। अगर और आगे बढ़ूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आप उठा करके देखेंगे अगर, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है। पिछले 2 साल में एक एक कार की कीमतें, राजीव चक्रवर्ती जी से बोलिए वो जा करके चेक करें एक एक कार की कीमत कितनी बढ़ गई है। आज जो कार एक समय लखटकिया कार बनाई थी टाटा ने, आज असंभव है उनके लिए बनाना, क्योंकि जिस प्रकार से इन्फ्लेशन और जो रॉ मटेरियल्स की चीजें जो महंगी हो गई है, इंपोर्ट पूरा डिस्टर्ब हो चुका है इनका। जो पहले चाइना से माल आता था, आज चाइना और ताइवान से नहीं आ रहा है। सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। ये हर चीज जो बोल रहे हैं कि भय नहीं रहा, अरे भय तो यूपीए ने दूर किया। माननीय मनमोहन सिंह जी ने भय को दूर किया था कि जब 91 में जो बुरी स्थिति बन गई थी तो उन्होंने कंट्रोल किया। इन्होंने कंट्रोल क्या किया ये तो बताएं। चलिए ठीक है रवि जी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि जब अब ये जो कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस अब जिस राह पे चल रही है, क्या इसके बाद कांग्रेस की जो स्थिति है बेहतर होगी आगे आने वाले चुनावों में? क्योंकि जाहिर है केंद्र तक आपका प्रदर्शन जाएगा, तो 2023 के साथ 2024 को भी साधने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। देखिए, मैं अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, हमारी सरकार रिपीट हो रही है, और अगर मैं केंद्र की भी बात करूं तो इस बार अच्छे नंबरों से यूपीए की सरकार केंद्र में बनेगी। जनता जो है धरातल से इनसे दूर हो चुकी है, इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
महंगाई ले लीजिए, बेरोजगारी ले लीजिए, नए उद्योगीकरण ले लीजिए, फॉरेन पॉलिसी ले लीजिए, हर जगह पर जो है आज की तारीख में केंद्र सरकार फेल हुई है। हम सारी बातें जो है जनता को समक्ष रखेंगे और हमें बहुमत और अच्छे बहुमत से 2023 और 2024 हम केंद्र में और राज्य में दोनों में सरकार चलिए बनाएंगे। राजीव जी, आखिरी कमेंट आपसे, समय बहुत कम है मेरे पास, आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए, केंद्र में तो सरकार बनाने का सपना ही रहेगा। लोग कोल घोटाले को भूल नहीं सकते, लोग कॉमनवेल्थ घोटाले को भूल नहीं सकते, लोग एक्सिम घोटाले को भूल नहीं सकते। लोगों को याद है कि सरकार ने जिस प्रकार से रक्षा के क्षेत्र में हो या आर्थिक क्षेत्र में हो, किस प्रकार से भारत ने प्रगति की है। और ये कहते थे कि 370 नहीं हटा सकते, खून की नदियां बह जाएगी। हमारे अंदर जो पॉलिटिकल विलिंगनेस है, जो चाहते थे, जो कहते थे, उसे किया और मोदी जी की सरकार ने वो करके दिखाया। भारत मां के गौरवगान को शीर्ष पर पहुंचाया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, चाहे विधान। ठीक है, क्योंकि जी आपसे आखिरी सवाल और जल्दी जवाब दीजिएगा क्योंकि समय मेरे पास बहुत ही कम है। क्या कांग्रेस की इस प्रदर्शन के बाद में या इस तरह की स्थिति, क्योंकि अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो जाहिर बात है कि बीजेपी के लिए भी राह आसान नहीं होगी, कितना असर पड़ेगा आगे आने वाले चुनाव में? अंदरूनी कलह से कांग्रेस जूझ रही है, उसके लिए एक महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा विषय है जिसको लेकर वे जनता से के साथ जुड़ सकती है और अपनी स्थिति, जैसे रवि भाई कह रहे हैं, स्थिति सुधर सकती है। लेकिन दूसरी ये बात यह है कि जो मुख्यमंत्री आज जो कह रहे हैं, आप रसोई गैस उज्ज्वला योजना के आप जो दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे कि लोगों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक बेहतर विकल्प था। आप उसमें अनुदान दे रहे थे, रेट लोग उपयोग कर रहे हैं, केरोसिन आप उसके जगह उपयोग कर रहे थे, केरोसिन का भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर के स्थिति है, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार की ओर से जो टैक्स का मतलब एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने कम किया तो राज्य भी कम करे। तो ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार सबको मिलकर के जनता के हित में सोचना चाहिए और महंगाई को और बेरोजगारी को नियंत्रित करने के लिए एक सकारात्मक उपाय करना चाहिए। चलिए ठीक है, आप तीनों को बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 2024 और 2023 दोनों ही की अगर चुनावों की बात करें हम, तो कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होने वाली है। लेकिन क्योंकि अब विपक्ष के तौर पर अगर हम देखें तो कांग्रेस खुद को बेहतर तरीके से मजबूत करने की कोशिश कर रही है, तो देखना होगा इसका कितना असर पड़ेगा। बहरहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।